वर्ल्ड वॉर टू यानी जंग अजीम दोम का आगाज कैसे हुआ? तारीख 31 अगस्त 1939। जगह जर्मन पोलिश बॉर्डर पर लोकेटेड जर्मन प्रोविंस वेस्ट अपर साइलेशिया। अंधेरे की आड़ में कुछ नाजीज पोलिश यूनिफॉर्म पहनकर ग्लाइविट्स रेडियो स्टेशन को सीज कर लेते हैं और एक एंटी जर्मन मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। तारीख में ये इवेंट ग्लाइविट्स इंसिडेंट के नाम से दर्ज हुआ और ये वर्ल्ड वॉर टू का एक इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बना। ये एक फॉल्स फ्लैग था, यानी एक वेल प्लान्ड और डिजाइंड इवेंट, जिसके तहत नाजीज ने ये दिखाया कि जर्मन टेरिटरीज पर अटैक पोलिश सोल्जर्स ने किया था। ये हिटलर के दर्जनों प्रोपेगेंडाज में से एक था, जिन्हें नाजीज ने पोलैंड इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए डिजाइन किया था। इस डिजाइन प्लान की आड़ में अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया और 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखते ही देखते ये ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया और आज हम इसे वर्ल्ड वॉर टू के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेस और उसकी हिस्ट्री के बारे में। और शैरी ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से ऐसी खतरनाक जंग हुई? जनरली ये माना जाता है कि नाजीज्म और हिटलर वर्ल्ड वॉर टू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। नाजीज्म और फैशिज्म के ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनकी चर्चा करने के बाद ही हम असल सच तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की उस खतरनाक तारीख से। द स्टोरी ऑफ वॉर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा, जर्मनी के पोलिश इन्वेजन के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू का आगाज हुआ। देखते ही देखते यूरोप में शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन गया। जर्मनी, इटली, जापान और कुछ छोटे मुल्कों ने मिलकर ब्रिटेन लेड अलाइड पावर्स के खिलाफ एक्सिस फ्रंट बनाया और अर्ली 1941 तक उन्होंने मैसिव असॉल्ट्स कर पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक अपना दबदबा बढ़ाया। मिड 1940s में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर करके अलाइज को बहुत बड़ा सेटबैक दिया। जापान ने वॉर को 27 सितंबर 1941 को ज्वाइन किया और ये वॉर एशिया पहुंच गया। खैर 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत को इन्वेड करके लार्जेस्ट लैंड थिएटर यानी ईस्टर्न फ्रंट को शुरू किया, जो सबसे बड़ी भूल थी। एशिया पैसिफिक में तेजी से आगे बढ़ रहे जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करके भूल कर दी। सोवियत इन्वेजन और पर्ल हार्बर के चलते वॉर में सोवियत और अमेरिकन एंट्री हुई, जिसने पूरा गेम बदल दिया। जून 1942 के बैटल ऑफ मिडवे में जापान और फिर 2 फरवरी 1943 को बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सोवियट्स के हाथों जर्मन की हार से एक्सेस पावर्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। अलाइड पावर्स ने जर्मन ऑक्युपाइड फ्रांस और इटली को वापस से कैप्चर कर लिया और पैसिफिक में जापान पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इटली में मसोलिनी को मार दिया गया और अप्रैल 1945 में अडोल्फ हिटलर के सुसाइड की खबर आई और जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान गिव अप नहीं कर रहा था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर न्यूक्लियर अटैक्स किए और मंचूरिया में सोवियत इन्वेजन शुरू हुआ। जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया। ये थी एक ब्रीफ कहानी वर्ल्ड वॉर टू की, लेकिन सवाल ये है कि लाखों लोगों को मारने वाला ये खतरनाक वॉर हुआ ही क्यों? जनरली वर्ल्ड वॉर टू के लिए नाजीज और हिटलर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि सच भी है, क्योंकि हिटलर जिस सोच का प्रोडक्ट था उसका नतीजा भयानक ही होना था। लेकिन हिटलर का राइज खुद में मिस्टीरियस है, जिसके जिम्मेदार कई फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग अलाइड पावर्स देमसेल्व्स। इसके अलावा उस दौर के कई और फैक्टर्स ने भी इस वॉर को इनेविटेबल बनाया। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। दोस्तों, भले ही ग्लाइविट्स इंसिडेंट और पोलैंड इन्वेजन इस वॉर के इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बने, लेकिन इसके बीज लगभग 20 साल पहले बोए गए। तारीख 28 जून 1919। जगह पेरिस में लोकेटेड पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था और पैलेस ऑफ वर्साइल्स में बिग 4 यानी वर्ल्ड वॉर 1 के 4 मेजर विक्टर नेशंस यूके,
फ्रांस, इटली और यूएसए ने एक पीस ट्रीटी साइन की। वैसे तो इसे पीस ट्रीटी कहा गया, लेकिन असल में इसका मकसद जर्मनी के फ्यूचर और उसकी किस्मत को लिखना था। विक्टर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 का सारा ब्लेम जर्मनी पर थोप दिया। जर्मन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस गिल्ड को एक्सेप्ट किया और वॉर का मुआवजा भरने के लिए तैयार हो गए। लॉस ऑफ टेरिटरी, डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड, सीडिंग ऑफ कूल पेमेंट्स टू फ्रांस एंड लिमिट्स ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी के लिए पनिशमेंट्स थी। सबसे ज्यादा हार्श डिमांड्स फ्रांस के थे। उसकी दो वजह थी। पहला ये कि फ्रांस जर्मनी का इमीडिएट नेबर था और जर्मनी का राइज उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। दूसरा ये कि जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस बर्दाश्त करने वाला मुल्क फ्रांस ही था और वो चाहता था कि जर्मनी उसके टैक्स के लिए पैसे भरे। सिक्योरिटी के थ्रेट को खत्म करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर लोकेटेड राइनलैंड से जर्मनी मिलिट्री को रिमूव किया गया और राइनलैंड एक फिजिकल सिक्योरिटी बैरियर बना। अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए फ्रांस ने जर्मनी से कैश और कोल की डिमांड की। फ्रांस ने रुअर वैली के कोल की सप्लाई की डिमांड भी की। फ्रांस की डिमांड्स इतनी ज्यादा थी कि जर्मन्स के लिए ये पे कर पाना इम्पॉसिबल था। ये मुआवजा इतना ज्यादा था कि इसका फाइनल पेमेंट अक्टूबर 2010 में 92 सालों बाद जर्मन्स ने पे किया। वॉर के मैसिव मुआवजे को पे करने के लिए जर्मन्स ने ट्रिलियंस ऑफ जर्मन करेंसी प्रिंट किए। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और महंगाई अपने पीक पर पहुंच गई। इसके अलावा एक और मुद्दा यहाँ पर जरूरी है। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने ऑस्ट्रो जर्मन यूनिफिकेशन को भी प्रोहिबिट कर दिया था, जबकि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रियंस इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। ये वो दौर था जब ऑस्ट्रियंस खुद को जर्मन्स मानते थे। कुल मिलाकर अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री पर प्राउड जर्मन्स के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई एक इंसल्ट थी, जिसने पैसों के साथ जर्मन्स का प्राइड भी छीन लिया। इन हार्श पनिशमेंट्स और मुआवजों के चलते जर्मनी में नाराजगी बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आउटरेज एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की वेव को जन्म देता है, जिस पर बात हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की, जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साई के चलते जर्मन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए और द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लाखों लोग बेघर होने लगे और बैंक्स की सेविंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गई। अमेरिका में लगभग 25% वर्क फोर्सेस जॉबलेस हो गई थी। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के इस दौर में दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड थी, इसलिए एक मुल्क की इकोनॉमिक क्राइसिस दूसरे मुल्क की इकोनॉमी को भी सीवियरली इम्पैक्ट करती थी। इसलिए अमेरिका में ओरिजिनेट हुई क्राइसिस जर्मनी के लिए भी बुरी साबित हुई, जबकि जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई के चलते अमेरिकन बैंक से कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन ले रहा था। लेकिन डिप्रेशन के चलते अमेरिकन बैंक्स जर्मनी को ये लोन्स शॉर्ट नोटिस पर रीपे करने के लिए फोर्स करने लगे। और तो और 1924 में डोव्स प्लान के तहत दिए गए ये लोन्स जर्मन इंडस्ट्रीज को भी मदद कर रहे थे, लेकिन इन लोन्स के बिना जर्मन इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधे से भी कम हो गया। इसका सबसे ऑब्वियस आउटकम था लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। 1933 में जब हिटलर पावर में आया, जब 33% जर्मन्स अनएम्प्लॉयड थे और 1930 से 1933 के बीच बेरोजगारों की तादाद 20 लाख से बढ़कर 61 लाख तक बढ़ गई। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए वाइमार पब्लिक ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और बाकी फ्रीबीज की शुरुआत हुई। इसने इकोनॉमिक क्राइसिस को और खराब किया। विक्टर्स के जर्मनी, इटली और जापान के साथ हुए ट्रीटमेंट्स और ग्रेट डिप्रेशन जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक क्लियर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की असल वजह बना। ये वजूहात थी फैशिज्म और नाजिज्म के राइज की वजह से। राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाजिज्म। दोस्तों, इन परेशानियों के चलते यूरोप में टोटलिटेरियन टेंडेंसी और डिक्टेटरशिप का जन्म हुआ। एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज लोगों को पसंद आने लगे और अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मिलिट्रिस्टिक और टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज अपने कदम जमाने लगी। इटली में इसका नाम था फासीवाद और जर्मनी में इसे नाजीवाद के नाम से जाना गया। इन आइडियोलॉजीज ने डेमोक्रेसी के खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा चलाए और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की। इटालियंस भी ट्रीटी ऑफ वर्साई से नाराज थे, क्योंकि यूके, फ्रांस और यूएस ने इटली को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इग्नोर कर दिया था।
पुराने सीक्रेट नेगोशिएशंस में अलाइड पावर्स के किए गए वादे के मुताबिक इटली को उसके प्रॉमिस्ड लैंड्स नहीं मिले। ऊपर से इटली ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस और डेब्ट्स में डूबा हुआ था और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और अनरेस्ट फील कर रहा था। इसलिए वहां कई पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी ने दुनिया की पहली फांसीवादी डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश किया। पेरिस ऑफ वर्साई की नेगोशिएशंस ने जर्मनी में भी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जो कि हिटलर के नाजीवाद डिक्टेटरशिप सिस्टम को वेलकम करने के लिए तैयार था। जैसे ही हिटलर ने अपनी फायरी स्पीचेस देने शुरू किए, वर्साई से भड़की हुई जर्मन अवाम उसे अपना मसीहा मान बैठी। ऊपर से द ग्रेट डिप्रेशन के दौर में वाइमार रिपब्लिक की फ्लॉड पॉलिसीज के चलते भी जर्मन्स का डेमोक्रेसी और वाइमार रिपब्लिक पर फेथ खत्म हो गया था। दूसरी तरफ हिटलर ने रेसिज्म को फाशिज्म में मिक्स करके नाजीवाद को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। अपने पर्सनैलिटी कल्ट और स्पीचेस के चलते पहले वो जर्मनी का चांसलर बना और बाद में उसने डेमोक्रेसी को खत्म करके खुद को फ्यूरर डिक्लेयर कर दिया। उसने वादा किया कि वो ट्रीटी ऑफ वर्साई को नहीं मानेगा और जर्मनी की वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और ग्लोरी को रिस्टोर करेगा। जर्मनी को सुपीरियर रेस बताते हुए उसने जर्मनी को एक्सपैंड करके लिविंग स्पेस के आइडिया को प्रमोट किया और फिर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड किया। जापानीज भी वेस्टर्न यूरोप और वर्साई कॉन्फ्रेंस से नाराज थे। उन्होंने वर्साई में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनकी डिमांड्स को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन के चलते जापानीज इकोनॉमी भी सीरियस क्राइसिस फेस कर रही थी और वहां भी रेडिकल एलिमेंट्स फ्लरिश करने लगे। जापानीज मिलिट्री में घुसकर इन रेडिकल एलिमेंट्स ने पूरे एशिया को कॉन्कर करने की बात की। इसीलिए उन्होंने पहले मंचूरिया और फिर बाकी चाइना को एनेक्स किया। चलिए बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस और उसके वर्ल्ड वॉर 2 के कनेक्शंस के बारे में। फेलियर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की अगली वजह थी लीग ऑफ नेशंस का फेलियर। 1919 में वजूद में आए लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर माना जाता है। उम्मीद थी कि लीग ऑफ नेशंस दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि इस बॉडी को ज्यादातर कंट्रीज ने ज्वाइन किया ही नहीं। और तो और नाजी जर्मनी जैसे एग्रेसिव कंट्री के खिलाफ ये बॉडी अभी एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। यूएन जैसी पीस कीपिंग फोर्स भी लीग के पास नहीं थी। इसलिए जब हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को रीमिलिटराइज करना शुरू किया, तब लीग कोई एक्शन नहीं ले सकी। इसके अलावा ना तो वो इटली के इथोपियन इन्वेजन के खिलाफ कुछ कर सकी और ना ही जापान के मंचूरियन इन्वेजन के खिलाफ। और तो और लीग के इन एक्शंस ने इन मुल्कों के मोराल को और बढ़ा दिया और वर्ल्ड वॉर 2 को रोक पाना इम्पॉसिबल हो गया। इन सब के अलावा एक और वजह थी कि जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 का टल पाना नामुमकिन हो गया। ये वजह थी अलाइड पावर्स का पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? दोस्तों, हिटलर ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिनाउंस करने लगा और जर्मन मिलिट्री को पावरफुल बनाने लगा। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को सोवियत लेड कम्युनिज्म के खिलाफ यूज करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शुरुआती दौर में हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अपने नैरो इंटरेस्ट के चलते अलाइड पावर्स यूनाइट नहीं हुए और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। अगर ये मुल्क शुरू से ही काउंटर मेजर्स लेते तो हिटलर कभी भी इतना पावरफुल नहीं होता और वर्ल्ड वॉर 2 को रोका जा सकता था। अपीसमेंट 1938 का एक म्यूनिक एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया के जर्मन डोमिनेटेड इलाकों को अपने कब्जे में लाने की पूरी छूट दे दी। जर्मनी ने एग्री किया कि वो चेकोस्लोवाकिया के बाकी इलाकों और किसी और मुल्क पर अपनी नजर नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च 1939 में नाजी जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी के चेकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लिया। फिर भी ना तो ब्रिटेन और ना ही फ्रांस ने कोई एक्शन लिया। इस तरह की पॉलिटिक्स सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस ने नहीं की, बल्कि हिटलर की आइडियोलॉजी के खिलाफ मुल्क सोवियत ने भी की। पोलैंड इन्वेजन के एक हफ्ते पहले ही सोवियत यूनियन और नाजीज ने मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट ने नाजीज की हिम्मत को और बढ़ावा दिया। ऑफिशियली और पब्लिकली तो ये पैक्ट नॉन एग्रेशन का एग्रीमेंट था, लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि उसके कुछ सीक्रेट प्रोटोकॉल्स भी थे। ये प्रोटोकॉल्स ही पहले तो जर्मनी के पोलैंड इन्वेजन की वजह बने और फिर 17 सितंबर को हुए सोवियत इन्वेजन ऑफ पोलैंड का।
वैसे आइडियोलॉजिकली नाजीज और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ ही थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल गेम्स और ब्रिटेन लेड फैक्शंस की वजह से म्यूचुअल हेट्रेड्स के चलते इन दोनों ने सीक्रेट प्रोटोकॉल्स के तहत ईस्टर्न यूरोप में अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डिलिनिएट कर लिया था। ऊपर से सोवियत का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया और वो हिटलर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के चलते थ्रेटन फील कर रहा था। इसलिए 1939 में सोवियत यूनियन ने अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव करके हिटलर से ही दोस्ती करनी चाहिए। फिर क्या था, पोलैंड सोवियत और नाजीज के बीच बांट दिया गया था। वेस्टर्न पोलैंड जर्मन कंट्रोल में और ईस्टर्न पोलैंड सोवियत के कंट्रोल में। यही नहीं, सोवियत ने तो 22 जून 1941 यानी लगभग 2 साल तक खुद को वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं किया और हिटलर के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडाज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि खुद की टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए वो फिनलैंड और ईस्टर्न यूरोप के कई और मुल्कों को इन्वेड करता रहा। लेकिन नाजीवाद और जर्मनी के इन्वेजन का शिकार तो उसे होना ही था। 22 जून 1941 को हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट को ओपन करते हुए सोवियत को इन्वेड किया और तब जाकर सोवियत की वॉर में फॉर्मल एंट्री हुई। वैसे ये हिटलर की बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई, लेकिन सोवियत के अपीसमेंट के चलते डेवस्टेशन रोक पाना मुश्किल था। अगर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत पहले ही हिटलर का अपीसमेंट रोक देते और साथ आ जाते तो शायद हिटलर्स इन्वेजन करने की सोच भी नहीं पाता। तो शायद तारीख का ये डेडलीस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता था। इस वॉर में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें लगभग 60 लाख जूस थे और 5 करोड़ बाकी सिविलियंस, और पूरा यूरोप इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया, जिसे रिकवर करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजह जिनकी बिना पर हमने वर्ल्ड वॉर 2 की कुछ तस्वीरें कैप्चर करने की कोशिश की, जो बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कोई एक वजह नहीं बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ तो यार, फाइनली आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अभी रुकिए जरा, जाइए मत, थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे आपका टू से थैंक यू दिल से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बिकॉज इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियो बनाने में, रिसर्च में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो नाउ इफ दिस वीडियो जेन्युइनली एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड यू रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक पर जरूर शेयर करना, और अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अभी बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आल्सो हिट द बेल आइकन बटन, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।